हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आगे फिर से मैं आप लोग सामने एक नए यूनिक टॉपिक लेकर, जिसका नाम है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। कई लोगों ने इंडिया से बाहर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, जिसे आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। यहाँ से आपकी बॉडी वही रहती है, लेकिन आपकी सोल, आपकी कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी से बाहर निकल के ट्रैवल करती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, जहाँ पर आप क्लिनिकली डेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट्स के बाद, कुछ टाइम के बाद आप वापस जिंदा हो उठते हैं। चिंता ना करें, आपको जिंदा किसी काले जादू से नहीं किया जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स की थ्रू आपको रिससिटेट किया जाता है। आप वापस जब जिंदा हो उठते हैं, तो ऐसा ही कई बार हुआ है कुछ लोगों की एक्सीडेंट के अंदर, या फिर नेचुरल, या फिर सुसाइड, या फिर किसी भी और रीजन की वजह से डेथ हो गई थी, और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उन्हें रिससिटेट किया गया, तो जो इंटरवल था डेड होने के और वापस जिंदा होने के बीच का, ये लोग जब वापस से जिंदा हुए तो उन्होंने शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस कि उस मोमेंट के बीच में वो लोग कहाँ थे। हमारे लिए तो वो एक डेड बॉडी थे, लेकिन वो ट्रैवल करके आए थे एक अलग रियाम में, जहाँ पर उनको अलग ही तरह के विजन्स दिखाई दिए। कई लोगों को वहाँ पर एक वाइट ब्राइट लाइट दिखाई देती है, जिनको अलग ही तरह की शांति देती है। कई लोगों को एक टनल दिखाई दी, जिसका एंड में एक छोटा सा लाइट स्पॉट था, और जैसे जैसे उस टनल की तरफ मूव करते जा रहे थे, वो लाइट स्पॉट बड़ा होता जा रहा था। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया मिलना अपने डेड रिलेटिव्स से। आज के नहीं, कल के नहीं, दादा परदादा, इस तरह की जो उनकी जनरेशन्स थी, उनसे मिलने का भी कई लोगों ने दावा किया है। ये दावा कितना सच है और कितना झूठ, ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इस एक्सपीरियंस ने साइंटिस्ट्स के लिए एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि क्या मरने के बाद भी आपका दिमाग काम कर सकता है? जब आपका दिमाग डेड हो चुका है, तब भी क्या आपकी कॉन्शियसनेस जिंदा रहती है? क्या उसी कॉन्शियसनेस को ही हम लोग सोल बोलते हैं? क्या सोल एक्चुअली एग्जिस्ट करती है? कुछ साइंटिस्ट्स की माने तो उनके लिए ये ऐसा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कई साइंटिस्ट ने इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर रिसर्च भी की, और उसके बाद उनके क्या कंक्लूजन थे वो भी हम लोग देखने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप एक स्टोरी के थ्रू भी जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो टर्म है ये ईजाद हुआ और बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड भी हुआ। कहानी है पाम रेनॉल्ड्स की। बात हुई थी 1991 के अंदर। लेकिन हाँ, आप मेरी कहानी में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई एक्सपीरियंस है, कोई मिस्टीरियस एक्सपीरियंस है, स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं सभी लोगों के साथ, तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे इन हैंडल्स के ऊपर। princeofchemistry22@gmail.com, यानी मेरी जीमेल आईडी पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं, टाइप फॉर्म के अंदर भी और ऑडियो फॉर्मेट में भी। ये मेरा पर्सनल इंस्टा हैंडल है prince1987, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर, ये हमारा इंस्टा पेज है ऑफिशियल, जहाँ पर भी आप हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर वाले पेज पर जाकर भी आप अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। ये इंसिडेंट हुआ था पाम रेनॉल्ड्स के साथ। इसके बारे में शायद हमसे कई लोगों ने सुना भी होगा। जब इनकी एज थी 35 ईयर्स, 1991। ये एक अमेरिकन सिंगर रही है और कुछ मूवीज़ वगैरह में इन्होंने एक्ट्रेस का काम भी किया था, मतलब सीरियल्स वगैरह के अंदर। तो बात है अगस्त के टाइम पे। एक दिन ये अपने हस्बैंड के या बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, और अचानक से बोलते बोलते इनके शब्द बिखर गए। बोलते बोलते हकलाने लगे, इनके शब्द निकल ही नहीं रहे थे जबान से। चलने में इनको अजीब सा फील, डिजीनेस से फील होने लगी। ये सारे सिम्टम्स देखकर जब ये डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने जब सारे सिम्टम देखे तो डॉक्टर ने इनको रेफर किया एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास। उस न्यूरोलॉजिस्ट ने जब इनको चेक किया, इनका CAT स्कैन निकाला, तो उसके अंदर इनके माइंड, इनके ब्रेन के जस्ट नीचे एक बड़ा एन्यूरिज्म दिखाई दिया। एन्यूरिज्म क्या होता है? तो आप देखें, इस तरह से आपकी जो ब्लड आर्टरीज होती हैं, तो ब्लड आर्टरीज इस तरह से स्वेल हो जाती है, और ये जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, इस गोल स्ट्रक्चर को ही एन्यूरिज्म बोला जाता है। तो इनका जो एन्यूरिज्म था वो साइज में रिलेटिवली बड़ा था, और एक ऐसी जगह पर हुआ था इनके ब्रेन के अंदर जहाँ पर नॉर्मल सर्जिकल प्रोसेस से पहुँचना बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। और उस टाइम पर आज भी सिर्फ कुछ हैंडफुल ऑफ सर्जन्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, और उस टाइम पर भी बहुत कम लोग थे जो इस एन्यूरिज्म को रिमूव कर सकते थे। जिस न्यूरोलॉजिस्ट को ये दिखा रहे थे, उसने कह दिया था कि पाम रेनॉल्ड्स के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन पाम रेनॉल्ड्स की किस्मत में शायद ये नहीं लिखा हुआ था। उनको रेफर किया गया एक स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन, जिसके पास जो माहिर था एक टेक्निक के अंदर, जिसके थ्रू
पाम रेनॉल्ड्स के एन्यूरिज्म को रिमूव किया जा सकता था। उन्हें रेफर किया गया डॉक्टर रॉबर्ट स्पेट्जलर के पास, जो उस टाइम पर बहुत यंग एज के अंदर थे, और ये एक ऐसा यंग सर्जन था जिसने एक ऐसी टेक्निक के ऊपर मास्टरी हासिल की थी जो कोई और नहीं कर सकता था। इस तरह के टिपिकल केसेस के अंदर एन्यूरिज्म को रिमूव करने के लिए सर्जरी की जाती थी, उसको करने में डॉक्टर स्पेट्जलर माहिर था। और उस सर्जरी का जो नाम होता है वो होता है हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट। जी हाँ, हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट। अब ये क्या चीज़ है? ये एक प्रोसेस होता है। हाइपोथर्मिक मतलब टेम्परेचर बहुत डाउन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए कुछ इस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी को कूल किया जाता है एट अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसकी बॉडी से सारा जो ब्लड है वो ड्रेन किया जाता है। इवन ब्रेन तक का जो ब्लड होता है वो ड्रेन किया जाता है। तो होगा क्या, जब उसको जो एन्यूरिज्म होगा, वो जो गांठ होगी, उससे जब वो ब्लड निकल जाएगा, उसको कट करके ऑपरेट करना बड़ा आसान होता है। अदरवाइज अगर इसी स्टेट में कट कर दिया गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि पूरी बॉडी का ब्लड निकाला जाता है, एक चिलिंग रिजर्वियर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, फिर वापस से वार्म करके उस ब्लड को बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ब्लड निकालने के बाद बॉडी को ऑपरेट करते हैं और उसके बाद वापस से उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो बड़ा ही टिपिकल प्रोसेस, आपको तो नाम सुनकर ही लग रहा होगा कि किस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता होगा। आज भी कई डॉक्टर ऐसे हैं जो शायद इस प्रोसेस को नहीं कर सकते, बहुत कम लोगों का इसके अंदर स्पेशलाइजेशन है। तो पूरी बॉडी से ब्लड ड्रेन किया जाता है और ब्लड ड्रेन करने के बाद उसको एक रिजर्वियर के अंदर स्टोर करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद वापस से ब्लड को फ्लो करवाया जाता है बॉडी के अंदर, और उसके बाद वापस से डिफिब्रिलेटर के थ्रू हार्ट को रीस्टार्ट किया जाता है। सर्वाइवल ऑफ चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप ऑफ ये ऑपरेशन होता है, और उस टाइम पर डॉक्टर स्पेट्जलर ही ये काम कर सकते थे। तो डॉक्टर स्पेट्जलर ने इस एन्यूरिज्म को एनालाइज किया और उन्होंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल ये प्रोसेस किया जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे ये प्रोसीजर होता है। ऑब्वियसली मैं आपको ऑपरेट करके दिखाने वाला नहीं हूँ, बट जो बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसेस है वो आपको देखना होगा, तभी आपको ये एक्सपीरियंस के बारे में पता चल पाएगा। तो ये जो प्रोसीजर होता है, इसमें सबसे पहले जो भी पेशेंट होता है उसको ऑब्वियसली एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस टाइम पर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता था, मतलब पूरी बॉडी, पूरा आदमी बेहोश होता था। उसके बाद उनकी आंखों को इस तरह से टेप से शट कर दिया जाता है ताकि पूरे प्रोसेस दौरान अगर कॉन्शियसनेस आती है एनी हाउ तो पेशेंट अपनी आंख नहीं खोल पाए। उसी के साथ साथ इनके जो ईयर्स होते हैं उनके अंदर मोल्डेड ईयर प्लग्स लगाए जाते हैं, और उनके ईयर्स में तेज़ आवाज़ में क्लिक साउंड बजाई जाती है, जो कुछ इस तरह की होती है कि जेट प्लेन के जैसे इंजन की आवाज़ होती है ना, उस तरह से हाई पिच वॉल्यूम आता है। वो इसलिए होता है कि जब ये इंसान ब्रेन डेड हो जाएगा, कंप्लीटली डेड होगा, तो उसकी ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कहीं ब्रेन एक्टिव तो नहीं है। तो जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, उनके ऊपर फ्लैट लाइंस आती हैं जब इंसान डेड। ऑब्वियसली जब इंसान डेड है तो उसके अंदर ब्रेन एक्टिविटी कैसे आ सकती है। तो आंखों को टेप शट कर दिया जाता है और ईयर्स के अंदर ईयर प्लग्स लगाए जाते हैं, और उनके साथ साथ उनके थ्रू उनमें साउंड प्ले किया जाता है, क्लिक साउंड हाई पिच का, जैसे जेट के इंजन से आवाज़ आती है उस तरह की। दैट मीन्स पहली बात तो इंसान वैसे ही ऑलमोस्ट डेड ही है, तो वो कुछ सुन नहीं सकता है, और ईयर प्लग्स और लगा दिए ताकि बाहर का साउंड कभी भी ऑब्वियसली अंदर जा ही नहीं सकता है। तो इस तरह से पाम रेनॉल्ड्स के ऑपरेशन की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। जिस दिन उसका ऑपरेशन था 7:15 मॉर्निंग उसे ऑपरेशन रूम में लाया गया और उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद सेम प्रोसीजर को फॉलो किया गया, मॉनिटर के ऊपर उसकी ब्रेन एक्टिविटी को मेजर किया गया। इसी के साथ साथ उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर करीबन 20 या उससे ज़्यादा भी डॉक्टर्स, नर्सेस, सब सारा स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ मिलाकर था। एनेस्थीसिया देने के बाद करीबन 10:50 पर जो डॉक्टर स्पेट्जलर थे उन्होंने उसको एनालाइज किया, उसके एन्यूरिज्म को, और उसके बाद उन्होंने हाइपोथर्मिक कार्डियक स्टैंड स्टिल प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम शुरू किया। तो जो पाम रेनॉल्ड्स थी उनकी बॉडी से सारा ब्लड ड्रेन किया गया और एक रिजर्वियर के अंदर स्टोर किया गया। जब उनकी बॉडी से सारा जो ब्लड था वो ड्रेन कर दिया गया तो मॉनिटर के ऊपर साफ साफ दिख रहा था कि उनकी जो हार्ट लाइन थी वो बिल्कुल फ्लैट हो चुकी थी, ब्रेन एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी थी। दैट मीन्स वो क्लिनिकली डेड थी। अब थी डॉक्टर स्पेट्जलर की बारी। उन्होंने एक मशीन थी, बेसिकली उनके पास एक ड्रिल टाइप का एक टूल था जिससे वो उनके स्कल के अंदर छेद करके उस एन्यूरिज्म के पास पहुंचते। सारा ब्लड ड्रेन हो चुका था तो एन्यूरिज्म को उन्होंने
ऑब्वियसली वो बोनसा टाइप की एक मशीन थी, उससे उसकी खोपड़ी के अंदर छेद किया, उसको निकाला, छेद करके उस एनेरिज्म पे गए, वहाँ से ब्लड निकल चुका था, उसको कट किया, उसके बाद वापस से उसको कंप्लीट किया अपने ऑपरेशन के प्रोसीजर को। तो यहाँ पे एक मशीन थी जिसे हम हार्ट लंग मशीन बोलते हैं, जो बेसिकली ब्लड को ड्रॉ करने का काम करती है। प्रोसेस पूरा होने के बाद जो मशीन थी उसको वापस से ऑन किया गया, ब्लड को धीरे धीरे वार्म किया गया, और ब्लड वार्म करने के बाद रेनॉल्ड्स के शरीर में वापस से ब्लड को पंप किया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड बॉडी के अंदर आ रहा था, वापस से बॉडी के अंदर एक्टिविटीज चालू रही थी। ब्लड वार्म होकर जैसे ब्रेन तक पहुंचा तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रेन एक्टिविटी चलना शुरू हुई, लेकिन रेनॉल्ड्स का हार्ट अभी भी काम नहीं कर रहा था। जब ब्रेन एक्टिविटीज आ गई तो डॉक्टर्स को लगा कि उसे डिफिब्रिलेट करना पड़ेगा, यानी उन्होंने वो जो CPR मशीन होती है ना, मशीन ली, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक दिए, और 2 शॉक के बाद ही वापस से रेनॉल्ड्स का हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया, और रेनॉल्ड्स इस दुनिया में वापस आ चुकी थी। बिल्कुल लास्ट डेड पॉइंट से डॉक्टर्स वापस से रेनॉल्ड्स को ले आए थे, और उसको जो प्रॉब्लम थी, उसका एनेरिज्म था, वो भी अब रिमूव हो चुका था। तो ये था ओवरऑल प्रोसीजर, ऑपरेशनल प्रोसीजर, जिसके थ्रू पाम रेनॉल्ड्स को जाना पड़ा। तो रेनॉल्ड्स को जब बेहोश कर दिया गया था, उसके थोड़ी देर के बाद एक साउंड ने उसको उसकी बॉडी से बाहर निकाला। इट वॉज लाइक कि वो उसके हेड से पॉप होके बाहर निकली है। तो वहाँ पर एक होटल कैलिफोर्निया करके एक गाना चल रहा था, उसका टाइटल है, वो उसे सुनाई आ रहा था वहाँ पर, और उसी के साथ साथ उसको कुछ लोगों की आवाज़ भी आ रही थी। उसको एक लेडी की आवाज़ आ रही थी जो बोल रही थी कि इसकी राइट लेग की जो वीन्स है वो बहुत पतली हैं। तो डॉक्टर उसको सजेस्ट कर रहा है कि ठीक है, फिर तुम लेफ्ट लेग को देखो, वहाँ की वीन्स बड़ी होंगी, और उसके लेफ्ट लेग को भी ओपन किया गया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब उसकी हार्ट लाइन है ना, ब्रेन वेव्स, सब कुछ इस तरह से फ्लैट हो चुका था, जब वो क्लिनिकली डेड थी, उसके बाद रेनॉल्ड ने किया कुछ यूनिक एक्सपीरियंस, एक मिस्टीरियस एक्सपीरियंस। वो अपनी बॉडी से बाहर निकली। शी वॉज फ्लोटिंग इन एयर। वो उसकी फिजिकल बॉडी को देख पा रही थी, वो एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी, और वो फील कर रही थी कि वो ऊपर हवा में, और ऊपर से वो सबको देख रही है। उसके सामने उसकी बॉडी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे। उस रूम के अंदर 20 या उससे ज़्यादा लोग थे, और वो सभी के सभी लोग अपने कामों में लगे हुए थे। उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि रेनॉल्ड्स खुद को ऑपरेट होते हुए देख रही है। वो देख पा रही थी कैसे डॉक्टर स्पिट्जर एक टूल को यूज़ करके उसके हेड के, उसके स्कल के अंदर ड्रिल कर रहे हैं। उसने उस टूल को भी देखा जिसको यूज़ करके वो उसके हेड को ड्रिल कर रहे थे, और उसको एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तरह लगा, उसके छोटे छोटे सॉस थे। ये सब वो ऑब्जर्व कर रही थी, लोग घूमते देख रहे। तभी एक आवाज़ ने उसको अपनी तरफ विड्रॉ किया। यहाँ छोड़ के जब उसने उस आवाज़ की तरफ देखा तो उसे दिखाई दी एक लाइट, एक ब्राइट लाइट जो एक टनल के एंड पे उसे दिखाई दे रही थी। एक टनल जिसके अंदर वो जाए जा रही थी, और उसके एक लास्ट कॉर्नर पे उसे दिखाई दे रहा था एक लाइट स्पॉट। जैसे जैसे वो उस टनल के अंदर आगे बढ़ती जा रही थी, उसे कुछ अलग अलग लोगों की फिगर, शेप दिखाई देने लगे। वो उनके अंदर ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी, वो इन्हें क्लियरली देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन एक अलग सी फीलिंग थी जिससे वो उन लोगों को पहचान पा रही थी। उसे इस स्टेट के अंदर दिखाई दिए 3 लोग, उसके अंकल, उसकी आंट और उसकी ग्रैंडमा। मैगी जो उसकी आंटी थी, जीन जो उसके अंकल थे, और उसकी दादी उसे दिखाई दी इस पूरे पीरियड के दौरान। ये तीनों लोग, जैसा रेनॉल्ड्स ने बताया, वहाँ पर उसका प्रोटेक्शन कर रहे थे। ये उसको फीड भी कर रहे थे। फीड की फीलिंग ऐसी थी कि उसको हाथ से या मुंह में कुछ खिला रहे थे, कुछ स्पार्कलिंग चमकती हुई चीज़ वो उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे, जिससे उसको नरिशमेंट वाली फीलिंग आ रही थी। वो इस टनल वॉर्टेक्स के अंदर और आगे जाना चाहती थी, लेकिन ये तीनों उसको परमिट नहीं कर रहे थे इस पॉइंट से आगे जाने के लिए। वो इस तरह से बात नहीं कर रहे जिस तरह से हम लोग करते हैं, लेकिन वो उसको एक मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे थे कि अगर तुम इस वॉर्टेक्स के अगले एंड पे चली गई तो तुम यहाँ दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। शायद ये एक तरह का कनेक्शन था। अगर आप उस एंड पे चले गए तो आप अपनी बॉडी से कनेक्शन को लूज कर जाओगे और वापस से दोबारा बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। चारों तरफ बस एक ब्राइट लाइट थी और एक काम फीलिंग थी जो पाम रेनॉल्ड्स यहाँ पर फील कर पा रही थी। ये तीनों लोग उसे कहीं और जाने नहीं दे रहे थे। बार बार उसको एक चीज़ समझाते कि अगर तुम यहाँ से कहीं ज़्यादा दूर चली गई तो वो उसे वापस उसकी बॉडी के अंदर नहीं रख पाएंगे। इस पॉइंट के बाद रेनॉल्ड्स को वापस जाने को कहा गया अपनी बॉडी की तरफ।
वो नहीं जानती थी वहाँ तक कैसे जाना है, और ये काम किया उसके अंकल ने। उसके अंकल जीन उसको वापस लेकर गए उस टनल के थ्रू जहाँ से वो आई थी, और वहाँ ले जाकर उन्होंने वापस से, जब रेनॉल्ड्स वापस से आई तो वापस से उसी ऑपरेशन थिएटर में पहुंची जहाँ पे वो वापस से अपनी उस डेड बॉडी को देख पा रही थी, एक मोशनलेस बॉडी। रेनॉल्ड्स के टर्म में सिर्फ एक ये सिंपल सी एक बॉडी थी, और वो वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके अंकल ने उसे पुश किया। उसको जब वो अपनी बॉडी में वापस आने वाली थी तो उसको सामने अपनी बॉडी की जगह एक पूल दिखाई दे रहा था, आइस कोल्ड वाटर का एक पूल। वो वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके अंकल जो थे उसने उसको पुश किया, और जैसे वो पूल में कूदती वैसे वो इस पूल के अंदर कूदी। उसको बहुत हर्ट हुआ, बहुत एक है ना जो मेंटल पेन हुआ उसको उस पूल के अंदर कूदते ही। और एज सुन एज वो पूल में कूदी, यहाँ पे उसकी बॉडी यानी उसका हर्ट वापस से काम करना शुरू कर चुका था। दोनों चीज़ें एग्जैक्ट सेम मोमेंट पर हुई। आप समझ सकते हैं अगर उसमें कुछ भी देरी होती तो शायद रेनॉल्ड्स वापस से नहीं आ पाती, और इसीलिए उसके अंकल जीन उसको जितना जल्दी हो सकते थे वापस टनल के इस एंड के ऊपर लेकर आए। तो ये था पाम रेनॉल्ड्स का एक्सपीरियंस। फिर हुआ पाम रेनॉल्ड्स के केस का इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, पाम रेनॉल्ड्स ने ये जो चीज़ें एक्सपीरियंस की थी उन्होंने शेयर की डॉक्टर स्पेजलर के साथ, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बातें जब पहुंची माइकल शबोम के पास, तो ये उस टाइम पर काम कर रहे थे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर और आफ्टर लाइफ पर। ऐसा नहीं है कि पाम रेनॉल्ड्स वो पहली शख्स थी जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस को देखा था इतने क्लोज से, या फिर आउटर बॉडी एक्सपीरियंस को उसने ऑब्जर्व किया था। इससे पहले भी कई लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ था, और माइकल शबोम उन सब लोगों के साथ काम कर चुके थे, इनके ऊपर वो सर्वे किया करते थे। ऑल्दो ये वाला जो केस इन्होंने सुना तो इन्होंने सबसे पहले पाम रेनॉल्ड्स को कॉन्टैक्ट किया, और उसके बाद उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो डॉक्टर स्पेजलर से ली। ऑब्वियसली इस काम के अंदर उन्होंने पाम रेनॉल्ड्स से परमिशन ली थी, और जब उन्होंने एक एक करके डिटेल्स को चेक करना शुरू किया तो जो भी डिटेल्स यहाँ पर पाम ने शेयर की थी वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी उन मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ। जैसा कि पाम ने बताया था कि उस दिन उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर करीबन 20 या उससे ज़्यादा लोग थे। एग्जैक्टली उस दिन उस ऑपरेशन थिएटर में 20 से ज़्यादा लोग थे। पाम ने बताया था कि वहाँ पर एक गाना चल रहा था जिसका टाइटल था होटल कैलिफोर्निया। यस, ये चीज़ भी उस मेडिकल रिपोर्ट में एग्री की गई थी। बेसिकली वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने वो गाना चलाया हुआ था। इसी के साथ साथ उसने वो जो बोन सॉ की बात की थी जिससे उसके स्कल के अंदर छेद किया गया था ऑपरेट करने के लिए, तो डॉक्टर साहब ने उस पाम रेनॉल्ड्स को कोई पिक्चर नहीं बताई, तो सिर्फ ये बताया था कि वो उसके इलेक्ट्रिक टूथब्रश के जैसा दिखता था। और उन्होंने एक्चुअली जब उसकी पिक्चर मंगवाई तो पाम रेनॉल्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन था वो बिल्कुल सही था कि वो एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तरह ही दिख रहा था। माइकल शबोम के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में पाम रेनॉल्ड्स कैसे बता सकती है। कोई भी इंसान ये चीज़ें सिर्फ तभी बता सकता है जब उसने इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा हो। तो क्या उस दिन ऑपरेशन टेबल के ऊपर पाम रेनॉल्ड्स पूरी तरह से डेड या फिर बेहोश नहीं थी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि उसको ऑपरेट करना तभी स्टार्ट किया गया था जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन हो गया था। दैट मीन्स क्लिनिकली वो डेड थी। उस टाइम उसकी जीरो हार्ट एक्टिविटी और जीरो ब्रेन एक्टिविटी थी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी आंखें खोल सकती हो। दूसरा, वो अपनी आंखें खोल ही नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आंखें टेप से शट की गई थी। वो कुछ भी नहीं सुन सकती थी क्योंकि उसके कानों के अंदर ईयर प्लग्स लगाए गए थे, मोल्डेड ईयर प्लग्स जो उसके कानों के एग्जैक्ट फिट थे, और उनके अंदर बहुत हाई डेसिबल्स के अंदर साउंड चल रहा था, क्लिकिंग साउंड, जो बाहर की आवाज़ अंदर आने नहीं दे सकता था। इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि कैसे उसने सुना कि उसकी राइट लेग की जो बीन्स थी वो पतली थी और इसीलिए उसका लेफ्ट लेग ओपन किया गया था। और ये चीज़ें सभी की सभी चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर लिखी हुई थी जो एग्जैक्टली पाम रेनॉल्ड्स के स्टेटमेंट से मैच करती थी। माइकल शबोम के पास और डॉक्टर स्पेजलर के पास इस चीज़ का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। दैट मीन्स ये प्रूव करता है कि पाम रेनॉल्ड्स का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था वो मात्र एक हेलुसिनेशन नहीं था। वो चीज़ों को सोच नहीं रही थी। इसका मतलब एक्चुअली उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो उसकी बॉडी से बाहर निकली थी। क्या यही इस केस की सच्चाई है? देखते हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पाम रेनॉल्ड्स का ही ऐसा केस था। एक और केस था जिसमें एक और डॉक्टर इन्वॉल्व हुए। जी हाँ, मारियो ब्रिगार्ड। तो मारियो ब्रिगार्ड जो थे वो बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट थे और उनका भी इंटरेस्ट था नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के अंदर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे किया
थ्रू रिकॉर्डिंग द ब्रेन एक्टिविटीज और ब्रेन स्कैन्स इन्होंने यूज किए उन लोगों के जिन लोगों ने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्होंने देखा हुआ है, उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनके ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी की। और इन्हीं लोगों में से एक था गिल्स बेडार्ड। गिल्स बेडार्ड को हार्ट अटैक आया था और उसका हार्ट कुछ मोमेंट्स के लिए काम करना बंद कर चुका था, यानी क्लिनिकली वो कुछ मिनट्स के लिए डेड था जब तक उसे रिससिटेट नहीं किया गया। जब वो वापस आया तो उसने बताया डॉक्टर्स को कि जब वो मर गया था, जब उसकी बॉडी डेड हो चुकी थी, तो उसे 12 लाइट के जैसे दिखने वाले लोग दिखाई दिए। उसे बड़ी कामनेस से फील हो रही थी। वो जो सांसें ले रहा था उसे लगता वो यूनिवर्स की सांसें हैं। उस जगह से वापस कभी नहीं आना चाहता था। उसकी हर एक सांस एक बहुत स्लो विंड की तरह निकल रही थी। बहुत पीसफुल वो जगह थी। जब उसे रिससिटेट किया गया, उसके बाद जब वापस जागा, तब से लेकर आज तक वो हर दिन मेडिटेट करता है। गिल्स की लाइफ उसके बाद बिल्कुल चेंज हो गई थी। उसे एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था कि अब वो हर दिन मेडिटेशन के थ्रू उस लाइट से वापस से रिकनेक्ट कर पाता था। डॉक्टर मारियो ने गिल्स को अपने एक्सपेरिमेंटल चैम्बर के अंदर बुलाया। उसके बाद उन्होंने उसके सिर के ऊपर करीबन 32 इलेक्ट्रोड्स लगाए जो उनकी ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करने वाले थे, और उसके बाद उन्होंने उनको रिलैक्स करने का, मेडिटेट करने का। उन्होंने अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया और उसके बाद डॉक्टर मारियो ने उनसे पूछा कि क्या अब भी आप उस लाइट को देख सकते हैं? तो उसने बोला कि हाँ, लाइट को मैं बिल्कुल देख सकता हूँ और मैं उससे रिकनेक्ट कर सकता हूँ, मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही वो थोड़ा सा डीप स्टेट में गया तो उनकी जो स्क्रीन थी उसके ऊपर गिल्स की ब्रेन एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रही थी, और उन ब्रेन रिकॉर्ड एक्टिविटीज के अंदर जो डेल्टा वेव्स उनको दिखाई दे रही थी। बहुत स्लो वहाँ पर ब्रेन एक्टिविटी थी, बिल्कुल इस तरह की जिस तरह से उन लोगों की होती है जो बहुत कई सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट रिसर्च को उन्होंने बार बार कैरी किया और करीबन ये आप मान के चल सकते हैं 6 से 8 महीने उनको लगे हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने में। उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस से कई लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ की जो जर्नी थी वो शुरू हो गई। उन लोगों की जो ब्रेन एक्टिविटी थी उसमें एक शिफ्ट देखा गया, और ये शिफ्ट टेम्परेरी नहीं था, ये परमानेंट था। उनकी ब्रेन एक्टिविटीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस उनका था, उन्होंने उनके अंदर उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर दिया था। एक ऐसा बटन उसने क्लिक कर दिया था जिससे उनकी ब्रेन एक्टिविटी में एक परमानेंट शिफ्ट आया था। और ये शिफ्ट बिल्कुल उस तरह का शिफ्ट था जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं या नन्स जो होती है, जो योगीज होते हैं, जो कई हजारों घंटों तक प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके उस ब्रेन एक्टिविटी को अटेन करते हैं, इन लोगों के केस में वो ब्रेन एक्टिविटी नियर डेथ एक्सपीरियंस से स्टार्ट होती है। मतलब मौत को टच करने से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, जो उनके स्पिरिचुअल जो रियाम था, वो एकदम से ओपन हो गया था उनके लिए, और अब वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते थे। तो दोनों ही डॉक्टर्स की जो रिसर्च थी उसने ये सपोर्ट किया कि यस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये शायद हो सकता है हमारे और गॉड के बीच का एक रियाम हो। लेकिन जहाँ सपोर्ट है वहाँ पे क्रिटिक्स भी होंगे। यहीं पर एंट्री होती है डॉक्टर जेराल्ड वर्ली की। ये बिल्कुल अगेंस्ट थे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के। इनका सिंपल सा कहना था कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है इनका गॉड से या स्पिरिचुअलिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक सिंपल सा फिनोमिना है एक मरते हुए दिमाग का। जी हाँ, जब आपका दिमाग ऑक्सीजन से डिप्रिएट करता है ना, और जब आपके दिमाग से ब्लड फ्लो कम होना शुरू होता है तो आपका दिमाग मरने लगता है, और उस टाइम पर वो आपके वर्स्ट जो फियर्स होते हैं और जो आपके लव्ड वंस होते हैं उनको आपके सामने लेकर आता है। ये मेयर हेलुसिनेशंस हैं, इनका स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअलिज्म से कोई भी लेना देना नहीं है। पाम रेनॉल्ड के केस को जब इनके सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जिस ऑपरेशन टेबल पे पाम रेनॉल्ड्स लेटी हुई थी, तो जब बोन सॉ उसकी स्कल में क्रश करे तो उसके वाइब्रेशंस उसकी बॉडी ने फील किए हो, और उस टाइम पर हो सकता है वो 100% अनकॉन्शियस स्टेट में ना पहुंची हो, कुछ ना कुछ ब्रेन एक्टिविटी उसकी रह गई हो। लेकिन जैसा कि ब्रेन मॉनिटर्स पे साफ साफ दिख रहा था, वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं थी। उसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि साउंड्स का क्या है, तो हो सकता है कि ईयर प्लग्स जो है वो ठीक से नहीं लगे हों और थोड़ा बहुत उसके अंदर रेसिडुअल साउंड वहाँ पर रह गया हो। जब उनसे पूछा गया कि उसको वेन्स के बारे में कैसे पता था, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कभी उससे पहले हर इंसान को पता होता है, कभी मेडिकल चेकअप हुआ और उसमें उसको पता हो कि उसकी राइट वेन्स जो थी वो पतली थी और ये उसके रेसिडुअल मेमोरी के अंदर रह गया हो। एनी हाउ
जो आपके डॉक्टर जेराल्ड वर्ली थे वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि पाम रेनॉल्ड्स का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था वो कोई सुपर नेचुरल या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, वो एक सिंपल प्रोसेस था ऑफ अ डाइंग ब्रेन। सेम इसी तरह उन्होंने बाकी और भी बहुत सारे केसेस को स्टडी किया। इन्होंने भी अपनी बुक्स पब्लिश की हुई है अगेंस्ट कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस एज सच नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का हेलुसिनेशन होता है। अकॉर्डिंग टू जेराल्ड, जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से भी कई बार आप लोग इस चीज़ों को हेलुसिनेट कर सकते हैं और पेशेंट जो है वो उस लेवल पे पहुंच सकता है जहां पर उसे सिमिलर फीलिंग आए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की। सो ये था पाम रेनॉल्ड्स का केस और ऐसे ही बहुत सारे केस हुए जहां पर लोग डेथ को टच करके आए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हर साइंटिस्ट के पास अलग अलग है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोग हैं जिसमें बिलीव करते हैं और कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन एनी हाउ दोनों ही ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इस चीज़ को फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कैसे वो लोग जो कुछ मोमेंट्स के लिए डेथ पर थे, डेथ मतलब डेड हो चुके थे और वो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस लेकर आए, आखिर क्या हुआ, डेथ के बाद वो कहाँ पहुँचे, क्यों उन्हें वो लोग मिले जिन्हें वो जानते थे, क्यों हर इंसान को एक ही चीज़ दिखाई देती है, एक टनल, एक वाइट लाइट, इन सब के अंदर कॉमन फीचर्स क्या है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान को सिर्फ वाइट लाइट दिखाई देती है, कुछ लोगों को ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है कि वो ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, एक डार्क टनल के अंदर भी जा रहे हैं। बट जिनको भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है सभी के अंदर ये कॉमन फीचर्स देखे गए हैं। तो इनके ऊपर जो भी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने अपने व्यूज़ रखे हैं वो उनके पर्सनल व्यूज़ हैं। कुछ इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि येस देयर मे बी समथिंग विच वी डोंट नो येट। ऐसा हो सकता है कि इंसान के मरने के बाद भी उसका ब्रेन, उसकी कॉन्शियसनेस एक्टिव रहती हो और वो यहीं कहीं घूमती हो, लेकिन अभी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। वहीं जो दूसरे साइंटिस्ट है वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी है और एक ब्रेन जब मरने वाला होता है तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिसको लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस समझ लेते हैं। तो फिर ब्रेन के अंदर परमानेंट चेंज कैसा आया, इसका भी बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जब आपका ब्रेन डेड हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी केमिस्ट्री चेंज हुई है। जब ब्रेन से सारा ऑक्सीजन और ब्लड निकल गया है ऑब्वियसली उस ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होने वाली है। अगर आपके हाथ की किसी फिंगर को बांध दिया जाए, उसका ब्लड फ्लो रोक दिया जाए कुछ घंटों के लिए, तो आपको पता है कि वो परमानेंट डैमेज हो सकती है। आप बात करें ब्रेन से सारा ब्लड और सारा ऑक्सीजन निकालने की, तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई परमानेंट चेंज दिखाई देगा ही देगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये परमानेंट चेंज है तो ये कैसे लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस कर देता है। वो लोग जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, वो लोग जो शायद कभी स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव भी नहीं करते थे, नियर डेथ एक्सपीरियंस को टच करने के बाद उनके अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट जाग गया जिससे वो स्पिरिचुअली इतना एनलाइटन हो गए और वो डायरेक्ट उस लाइट से रिकनेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। आई थिंक आपके मन में भी ऐसे कई सवाल होंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअली नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर सिर्फ ये हमारे दिमाग का एक हेलुसिनेशन है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप चाहेंगे कि ऐसे हम और केसेस को एनालाइज करें और इसी तरह के और नए टाइप ऑफ वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूं। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।